नमस्कार, पांचवी पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पिछले दिनों बांग्लादेश में जो हुआ उसका सहारा लेकर भारत में अराजकता फैलाने के लिए टूलकिट गैंग सक्रिय हुआ। आरोप है कि विपक्षी पार्टियों के नेता भी इसका हिस्सा बने थे और वो लगातार ये कह रहे थे कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह होने वाला है। लेकिन जब ये चाल नहीं चली तो टूल किट गैंग ने एक और नई अराजकता फैलाने की कोशिश की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के नाम पर देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। आर्थिक अराजकता यानी पहले भारत की तेजी से बढ़ता हुआ जो शेयर बाजार है उसको क्रैश कर दो, उसे तबाह कर दो, और जब देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी तो जो भारत विरोधी शक्तियां चाहती हैं वो हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को संभालने वाले राहुल गांधी तक ने बोल दिया कि भारत के शेयर बाजारों में पैसा लगाना रिस्की, यानी भारत के शेयर बाजारों में पैसा मत लगाओ। क्या राहुल गांधी को ऐसा बोलना चाहिए था? हैरत की बात है कि खुद राहुल गांधी ने करीब 4 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लगा रखे हैं। आज पांचवी पंचायत में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारत में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है, और साथ ही यह भी सवाल उठेगा कि अब सेबी में जब सब कुछ सही सरकार बता रही है तो विपक्ष की जेपीसी की मांग आखिर वो मान क्यों नहीं लेती है। आज पांचवी पंचायत में हम ये मुद्दा उठाएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की साजिश कौन रच रहा है, कहां से रच रहा है, कौन इसके पीछे है, और मोदी विरोधी काम पर और किसके इशारे पर रचा जा रहा है हिंडनबर्ग का चक्रव्यूह। लेकिन उसके पहले देखते हैं इस मुद्दे पर किसने क्या कहा। It is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is gone. हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ आप क्यों खड़े रहते हैं? आज से 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड के साथ 84 में कांग्रेस खड़ी थी, बोफोर्स के साथ 87 में कांग्रेस खड़ी थी, हॉविट्जर के साथ कांग्रेस खड़ी थी, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कांग्रेस खड़ी थी, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस खड़ी है, बीबीसी के साथ कांग्रेस खड़ी थी। जॉर्ज सोरस का सुर और कांग्रेस का सुर बिल्कुल एक है। वो भी कहता है मोदी को हटाना है हर कीमत पे, और इनका भी कहना है मोदी को हटाना है। और जितने भी आरोपी विदेश में भ्रष्टाचार के आते हैं वो कांग्रेस के ही प्रथम परिवार से कनेक्टेड क्यों आ जाते हैं, चाहे वो वॉरेन एंडरसन हो, टोबियो कॉट्रोची हो, ग्वाइडो हेस्के हो, क्रिश्चियन मिशेल हो। क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का, और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही नहीं मालूम पड़ता है तो। हिंडनबर्ग कौन है? कोई दूध के धोए हुए हैं क्या? जॉर्ज सोरोस ने वहां पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है, तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करें। जान करके भारत में आर्थिक अराजकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है। Why are BJP people running helter and skelter? Why are they answering for the report? Why isn't Adani Group answering for the report? देश ये जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का जॉर्ज सोरस के साथ क्या रिश्ता है। देश ये जानना चाहता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के चंद सेकंड के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता उस पर ट्वीट करने लगते हैं। क्या हिंडनबर्ग पहले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट दिखाता है और फिर देश को दिखाता है? क्यों हिंडनबर्ग घबराया हुआ है सेबी के शोकॉज नोटिस में? किसको भरमा रहे हैं? मिडिल क्लास के बीच में भी संदेश गया। आप करप्ट लोगों के नेक्सस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं आपसे? जेपीसी करिए ना, यही बात वहां भी बोलिएगा और लोग तथ्यों पे बोलेंगे। तथ्य पर बात कीजिए। ऐसे हिंडनबर्ग जिस पर अमेरिका में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस चल रहा है, उसकी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें पूर्ण तरीके से झूठ परोसा गया है, उसको आधार बनाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पैनिक क्रिएट करना, और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार के समूहों ने पहले शॉर्ट सेलिंग करना, फिर एक झूठी रिपोर्ट तैयार करना,
उस झूठी रिपोर्ट के आधार पर भारत की मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम में पैनिक क्रिएट करना और उस पर मुनाफा कमाने का काम किया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सिस्टमैटिक तरीके से अराजकता फैलाने का काम कर रही है। कभी LIC, कभी SBI, कभी HAL और अब सेबी। बीजेपी का आरोप है कि विदेशी कंपनियों से कौन सा याराना है जो भारत की आर्थिक शक्ति पर निशाना है। तो बीजेपी के आरोप और कांग्रेस के आरोप में से किसमें कितना दम है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं RP सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ शुभ्रांश राय हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा समीर चौगांवकर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्वनी महाजन, प्रोफेसर अश्वनी महाजन जो जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार हैं। आप सभी का DD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। RP सिंह जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, ये बहुत गंभीर आरोप जो लगातार पिछले 24 घंटे से बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, और वो ये है कि कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहती है। आखिर क्यों? ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के यहाँ, ये कांग्रेस का DNA है। अगर आपको याद हो, इस प्रकार की टूल किट सन 1990 में भी इस्तेमाल की थी। सेन किट्स, अगर आपको याद हो, VP सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे। एक कहीं पर किसी विदेशी जगह सेन किट्स में कहीं एक बैंक का खाता दिखा दिया खुला हुआ, और उसके बाद सरकार को डिस्टेबलाइज करने को, जब ये लोग चुनाव नहीं जीत पाते वोट और मत से, जब लोग इनको मतदान से नहीं जिताते, तो इस प्रकार से ये पिछले दरवाजे की राजनीति करते हैं और इस प्रकार का खिलवाड़ करते हैं। और इसमें ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ करना होता है, जब विदेश से किसी पत्रकार को, किसी पत्रिका को, किसी रिसर्च एजेंसी को या किसी और विशेषज्ञ को इनको बुलवाना होता है, तो ऑब्वियसली इनके तार वहाँ जुड़े हैं, तभी वो इस प्रकार की बात करते हैं। परंतु इस सारे में मैं 2-3 नाम ले रहा हूँ और बड़े स्पष्टता से नाम ले रहा हूँ। एक सज्जन है नेथन एंडरसन जो कि हिंडनबर्ग के चीफ हैं। उनके 2 सहयोगी हैं मार्क किंगडन और एनले चेंग। ये उनकी पत्नी का नाम है, मतलब मार्क किंगडन की पत्नी का नाम एनले चेंग है। जी, मैं तो बड़ा सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, और हो सके मेरे कांग्रेस के मित्र बता दे कि जो 2 नाम लिए मैंने, मार्क किंगडन और एनले चेंग, से कभी राहुल गांधी मिले या नहीं मिले? ये 3 लोगों ने मिलकर शॉर्ट सेलिंग के लिए ये सारा जो प्रपंच रचा हुआ है, 3 लोगों का रचा हुआ है। और यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, वो सब जो अगर बेनिफिट कमाया जा रहा है, पिछली बार 334 करोड़ का मुनाफा इन लोगों ने कमाया। इस बार क्योंकि भारत की जनता, भारत के निवेशक, यहाँ की स्टॉक मार्केट खूब सचेत थी, इसलिए इनको मौका ज़्यादा मिला नहीं, परंतु कोशिश इनकी फिर भी यही रहती है कि हम किस प्रकार से शॉर्ट सेलिंग कर हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, यहाँ की इकोनॉमी में कोई हड़कंप मचाएं, ताकि हम अपना पैसा, ये स्टॉक मार्केट के जो लोग आपके समझते होंगे, नहीं तो सिर्फ मोटी बात है कि अगर मैं कहूँ कि ये फलाना स्टॉक का मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ, मतलब अगर आज 100 रुपये का स्टॉक है, उन्होंने 90 रुपये में इसको वापस खरीद रहा हूँ, तो वो शॉर्ट सेलिंग का मामला है। उसमें पैसे कमाते 10 रुपये सीधा कमाया जाता है उसके अंदर। इस प्रकार 10%, मतलब मैं 10 रुपये कह 10% सीधा कमाया जाता है। और इस प्रकार का मामला ये हिंडनबर्ग कहता है, और उसके जो उन्होंने इस बार अपना प्रस्ताव रखा, उसमें नीचे लिखा, डिस्क्लेमर में भी लिखा कि हम शॉर्ट सेलर्स हैं। ये उन्होंने अपने चेतावनी में लिखा हम शॉर्ट सेलर्स हैं, तो स्पष्ट है। परंतु जो मैंने मूल बात पूछी, वो जो 2 नाम मैंने लिए, मार्क किंगडन और एनले चेंग, उनके साथ क्या संबंध है राहुल गांधी जी के, ये बता दें, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सुब्रांश जी से आपने जो आरोप लगा, सुब्रांश जी से उसका जवाब देता हूँ। सुब्रांश जी जो आरोप लगा रहे हैं RP सिंह, सीधे कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट दे रहा है वो तो गलत है ही। इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे भी राहुल गांधी का दिमाग है, वो भी मिलते जुलते रहते, सब आपस में मिले जुले। देखिए प्रखर, ऐसा है कि 3-4 बड़ी बातें हैं। सवाल यह है कि किसी एजेंसी ने चाहे हिंदुस्तान की हो या हिंदुस्तान के बाहर की हो, उसने आरोप लगाया एक सरकारी संस्था में बैठे व्यक्ति और एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर। अब सवाल यह है कि जब उसने आरोप लगाया सेबी चेयरमैन माधवी बुच और अडानी के संबंधों के ऊपर, तो उसका बचाव करने भारतीय जनता पार्टी कहां से आ जाती है? क्या सच में चोर की दाढ़ी में तिनका है? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे भी बड़े 3-4 गंभीर सवाल उठते हैं, क्योंकि आपने कहा एक बड़ा सारा शॉर्ट सेलिंग और कॉल पुट की चर्चा ये कर रहे थे, 10% का प्रॉफिट बता रहे थे। सेबी वो संस्था है जो हिंदुस्तान के निवेशकों के निवेश को सुरक्षित करती है किसी भी प्रकार के घोटाले से। इसका एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। सहारा का इन्वेस्टमेंट था
सब लोगों ने सहारा की स्कीम में पैसा लगा। इस देश में 40 लाख इन्वेस्टर ने सहारा को पैसा दिया था। 5 साल में डबल होता था और 7-8 साल में 3 गुना होता था जी। पिछले 5-6 सालों से उनका 25,000 करोड़ रुपया सहारा का सेबी के पास जमा है। उन निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले सबके फार्म भरवाए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब नियति साफ हो किसी चेयर पे बैठे व्यक्ति की, तब तो इस देश की आम जनता को न्याय मिलेगा। माधवी लता जो यही शख्सियत है, क्या इस देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई आईएएस अफसर, कोई आईआरएस अफसर इतना काबिल नहीं था कि वो सेबी के चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ पाए कि एक आईसीआईसी डायरेक्ट प्राइवेट बैंकर को सेबी चेयरमैन बनाया गया। और वो आईसीआईसी डायरेक्ट की जो सीईओ एमडी है, उससे पहले आईसीआईसी से पहले वो ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में लंदन बेस्ड कंपनी की वो हेड थी। ये ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल हमारे एनएसए अजीत डोवाल के बेटे सौर्य डोवाल की कंपनी है। तो क्या इसलिए उनको सेबी चीफ बनाया गया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सवाल सिर्फ छोटा सा है जो लोगों के मन में शक और संशय देता है। एक हल्की न्यूज आई, उस न्यूज के ऊपर आप सरकारी संस्थान है, आप इस देश के 140 करोड़ लोगों के निवेश का भरोसा सेबी पे जुड़ा है। आपने 5 मिनट बाद अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। आज तो लोगों के बीच कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है ट्विटर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, वो आरोप पे अपनी सफाई देगा, सरकार बचाव में आ जाती है, सरकार के प्रवक्ता बचाव में आ जाते हैं। बाजार वो बचाव में इसलिए आ रहे हैं। आपने निवेश की बात की, आपने निवेशकों के भरोसे, मैं अपनी बात बिल्कुल उसी निवेशकों की बात कर रहा हूं। बड़ा अच्छा उदाहरण ये लोग देते हैं एलआईसी का। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के प्रधानमंत्री एक वक्त में पेटीएम के पोस्टर बॉय होते थे। अगर आपको याद नहीं है तो नोटबंदी के समय फुल अखबार की एड आती थी पेटीएम पर, जिसके पोस्टर बॉय होते थे। वो शेयर लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के बाद आज तक खड़ा ही नहीं हो पाया। लाखों करोड़ का नुकसान हुआ इस देश की साधारण जनता का, उन लोगों का जिन्होंने 2000, 5000, 10,000 पेटीएम का शेयर नहीं उठा तो इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। मैं बताता, अरे रुकिए, अगर इतनी ताकत थी सरकार में तो पेटीएम का शेयर उठा देती। वो तो प्रखर जी थोड़ा धैर्य रखिए, तो धैर्य तो आपको रखने की जरूरत है। चलो अच्छा ठीक है, अब हम हिंडनबर्ग के पोस्टर बॉय राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी, आपने कहा निवेशकों का भरोसा होना चाहिए। ऐसा कैसा निवेशकों का भरोसा वो पैदा करना चाहते हैं कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार में पैसा मत लगाओ, इसमें रिस्क है। कई घोटाले हो चुके हैं, सैंडकिट्स का जिक्र किया, सहारा का आपने जिक्र किया, मैं हर्षद मेहता, केतन पारेख, सबके नाम बता देता हूं जब घोटाले हुए। किस विपक्षी पार्टी के नेता ने यह कहा कि कोई शेयर मार्केट में पैसा ना लगाए? वो भी तब नहीं वो भी तब जब ये आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से हो सकती है, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से हो सकती है, लेकिन आपकी शेयर बाजार, भारत की अर्थव्यवस्था से क्या दिक्कत है? शेयर बाजार को क्यों आप रोकना चाहते हैं? ठीक है, सही सवाल आपका। मेरा सिंपल एक सवाल है। गांव पे कहावत कही जाती, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। गौतम अडानी का नाम आपने सुना है? कौन है? तारीफ में थोड़ा बताइए। गौतम अडानी का नाम भी बताने के लिए हम बैठे हैं। बताइए ना भाई। अरे अजब माने बात कर रहे हैं। गौतम अडानी का नाम मैं गौतम अडानी की जीवनी बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो किस लिए? तो गौतम अडानी की जीवनी पे कार्यक्रम चल रहा है क्या? ये कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं बैठकर, कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं। किस लिए बैठे हो आप? किस लिए? तो आप किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं आप? गौतम अडानी पे जीवनी चल रही है, गौतम अडानी की चीजें चल रही है, कुछ भी कहते हुए सवाल पूछ रहे हैं। गौतम अडानी वो आज आते हैं जाने कहां से प्रवक्ता, पार्टी को प्रवक्ता भेजना भी नहीं आता आपकी पार्टी को। पता नहीं है जानकारी को, पार्टी को प्रवक्ताओं को भेजने का तमीज नहीं है। गौतम अडानी भी शो हो रहा है, गौतम अडानी की जीवनी में शो हो रहा है। चलिए समीर चौगांवकर सागर सवाल में लेता हूं। आ जाते हो भाषण देने। समीर चौगांवकर ये बताइए, कंपनी बना रखा है। अरे सुनिए, 140 करोड़ हिंदुस्तान, अरे सुनिए, तो शेयर बाजार जो दोबारा है ना हिंडनबर्ग, तो हिंडनबर्ग का पैसा, हिंडनबर्ग के नाम पर राहुल गांधी जो पैसा डुबा रहे हैं वो कौन? सुनो, एक जो पैसा राहुल गांधी डुबा रहे हैं ना, जो राहुल गांधी डुबा रहे हैं ना, जो भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाने का कार्य कर रहा है जो व्यक्ति, सवाल उस पर है। समीर चौगांवकर आप ये बताएं कि जो हिंडनबर्ग की राजनीति है इसके पीछे क्या गेम है? ये सिर्फ एक रिपोर्ट है या एक राजनीतिक गेम इसके पीछे चल रहा है? समीर, देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो पहली बार नहीं आई है प्रखर जी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो 2023 में भी एक खबर आई थी कि किस तरीके से हिंडनबर्ग ने भारत के एक शेयर मार्केट को और भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की जांच हुई। सुप्रीम कोर्ट की जांच में
अडानी को क्लीन चिट मिली। और सबसे बड़ी बात है, उस समय जो रिपोर्ट आई थी तो उसमें कैसा पैनिक मार्केट में क्रिएट हुआ था। अडानी क्या 10 लाख करोड़ रुपए उसके अंदर स्वाह हो गए थे, और जो फोर्ब्स की पत्रिका में दुनिया में 30वें नंबर पे चल रहे थे वो 17 से 18वें नंबर पर पहुंच गए थे। उनकी 9 बड़ी कंपनियों को शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से डाउन हुआ था। हालांकि कि सुप्रीम कोर्ट और बाद में क्लीन चिट मिलने के बाद शेयर वापिस आ गए। अब राहुल गांधी तो कहते हैं ना, डरो मत और डराओ मत। अब राहुल गांधी डर भी रहे और डरा भी रहे, हिंदुस्तान के निवेशकों को डरा रहे कि खबरदार शेयर मार्केट में जाओगे। शेयर मार्केट से मैं 40 लाख रुपए कमाए, मैंने 10 लाख रुपए पहले एवरेज कमाता हूं, लेकिन आप शेयर मार्केट में मत आइए। आप हिंदुस्तान के जो लाखों करोड़ों जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो छोटे छोटा अपना निवेश शेयर मार्केट में करते हैं, भारतीय कंपनी में निवेश करके पैसा कमाते हैं, राहुल गांधी उनको डराने का काम कर रहे हैं कि आप डरिए, निवेश मत कीजिए, आपका पैसा डूबेगा। ये बताता है कि जॉर्ज सोरेस। तो आप ये मानते हैं कि जो आर्थिक अराजकता फैलाने का आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, वो सही लग रहा है? सीधा सीधा लग रहा है, सही नहीं लग रहा। सही है ये प्रखर जी, आर्थिक अनियमितता कैसे की जाती है? अच्छा, जो आप, मैं एक मिनट आपका समीर रोक रहा हूं। राहुल गांधी ने जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, जिसके करीब 4 करोड़ रुपए को, समीर एक मिनट, जो पैसा आपने बात की, राहुल गांधी ने जो पैसा लगा रखा है शेयर मार्केट में, और जो उन्होंने वायनाड का चुनाव अपना नामांकन भरते वक्त जो घोषणा की थी, वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। जी समीर, अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं आप। देश के आर्थिक इकोनॉमी तबाह करने का सिस्टम क्या है? यही तो जॉर्ज सोरेस चाह रहा है बाहर बैठकर, हिंदुस्तान के लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें। हिंदुस्तान के जो बड़े उद्योगपति, दुनिया के उद्योगपति को चुनौती दे रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बनने जा रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो देश की जीडीपी में बढ़ावा दे रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, देश को कैसे इकोनॉमिक वीक किया जाए, जिससे चाइना को जो चुनौती भारत दे रही है, आज वह देने की स्थिति में ना आ सके। तो यही तो लोग हैं जो भारत में बैठकर विदेश के हाथों से खेल रहे हैं, विदेश के भेजे हुए झूठे दस्तावेजों पर देश में लोकतंत्र को चलने की कोशिश नहीं देते हैं, पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और देश के अंदर एक अविश्वास का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि आप जो हम कह रहे हैं वो आप सुनो, आप शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, मैं शेयर मार्केट से पैसा कमाऊंगा, मेरे रिश्तेदार कमाएंगे, लेकिन आप मार्केट में दूर रहना। तो देश के उद्योगपति है और देश के आर्थिक नीति के अंदर एक प्रकार से अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत गंभीर अपराध है। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो विदेशी ताकतों के केंद्र के अंदर देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, प्रोफेसर अश्विनी महाजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीति की बात प्रोफेसर महाजन आपने सुन ली और तीखी बहसें भी देख ली, सबके आरोप प्रत्यारोप भी देख लिए। मेरा सवाल सीधा है, एक अर्थशास्त्री के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब एक विपक्ष का नेता इतना गंभीर आरोप लगता है तो क्या उसके प्रतिकूल प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर होते हैं या हो सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक आर्थिक उथल पुथल का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है उस अर्थव्यवस्था में जहां पर लगातार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कई सालों से बना हुआ है और 10वें से 5वें स्थान पर आने वाला। और वो उसका तरीका क्या है? अगर मान लिया कोई बाय फ्लूक तो कोई हम विकसित राष्ट्र बनने वाले नहीं है, कोई बाय फ्लूक तो हम कोई देश में पहले नंबर दूसरे नंबर पर आने वाले नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी होगी, उसके लिए हमें तमाम प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना होगा, उसके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं निर्माण करनी होगी। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ कि गौतम अडानी कौन है, मैं उस विषय पर आ रहा हूँ। गौतम अडानी वो हैं जिन्होंने आज भारत में जो इतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गौतम अडानी से आता है। देश के 8 एयरपोर्ट गौतम अडानी के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, उस विषय को रहने दीजिए। गौतम अडानी पर हम चर्चा करते नहीं बैठे, हम जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी के आरोप पर बात कर रहे हैं। वही बात मैं सुब्रान जी से भी कही थी, वही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। ठीक है, कोई गौतम अडानी क्या है, क्या कर रहे हैं, वो सभी देश के सभी लोगों को मालूम है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। क्यों गौतम अडानी पर, इस अडानी ग्रुप पर क्यों अटैक आता है? क्योंकि चीन जहां जहां पर टेंडर भरता है, चाहे वो इजराइल में भरता हो, चाहे वो किसी और स्थान पर भरता हो, जहां जहां पर चीन के साथ कंपटीशन आता है वहां अडानी ग्रुप जाकर के उस चीन के टेंडर के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हुए वहां पर टेंडर हासिल करता है।
उसके कारण आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार से चीन हमारे ऊपर घेराबंदी करके ऐसे स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर आने की कोशिश कर रहा था, उस स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे चीन को रोकने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं हिंडनबर्ग पर आता जी। हिंडनबर्ग ने क्या किया है? हिंडनबर्ग ने अभी तक 16 कंपनियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है, जिसमें ट्विटर भी शामिल है। मैं आपको एक उदाहरण के नाते बताना चाह रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए कि कैसे एक कंपनी जिसके ऊपर हिंडनबर्ग ने भारत की कंपनी। अश्विनी जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। एक महत्वपूर्ण खबर जो है अहमदाबाद से आ रही है, वहां पे हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू हो चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं। ભવ્ય વિરાટ તિરંગા યાત્રા રેલીને પ્રસ્થાન કરાવશો। બેન્ડના તાલે જવાનો પણ જોડાઈ રહ્યા છે। તિરંગા યાત્રામાં એસીપી શ્રી વીણા દુધાતના નેતૃત્વ નીચે તમામ પ્લાટૂનો મંચથી આગળ વધી અને તિરંગા યાત્રામાં પોતાની આન બાન શાન એવા તિરંગાની યાત્રાને પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે। તો સર્વપ્રથમ ટ્રાફિક મોટર બાઇક રહેશે, તેમાં 40 જવાનો तिरंगा यात्रा में जोड़ाएगा। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप अहमदाबाद से देख रहे हैं, जहां पर हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने आह्वान किया है, तो हर बार की तरह जो पिछले 2-3 साल से लगातार मुहिम चल रही है कि हर स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा यानी हर घर में तिरंगा लहराया जाए और उसके लिए जन जागृति अभियान लगातार चल रहा है। और उसी कड़ी में अहमदाबाद के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ और हर हाथ में तिरंगा आपको नजर आ रहा है। ये सुरक्षा बल जो तिरंगे के साथ तिरंगे के पीछे परेड करते हुए, आप घोड़े पर सवार सुरक्षा बलों के दस्तों को देख सकते हैं। इनके हाथ में भी तिरंगा है। जो आम जनता वहां पर पहुंची है उसके हाथ में भी तिरंगा है। मंच पर जो मौजूद है नेता, वो भी अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। तिरंगा यात्रा में पोताना देशनी आन बान शान माटे सतत तत्पर रहता एवा जवानोना कदमोने आज तिरंगा ने हाथ में राखी अने देशनी शान में और वधारो करी रह्या छे। त्यारबाद कोस्ट गार्ड, भारतीय कोस्ट गार्ड उत्तर पश्चिम विभाग गुजरात प्रदेश तथा और ये कोस्ट गार्ड विभाग है उत्तर पश्चिम इलाके का, जो इस वक्त इस परेड में हिस्सा ले रहा है। और जो भी परेड हो रही है उसके आगे जो है वो तिरंगे लिया हुआ है, नेतृत्व किया जा रहा है तिरंगे के साथ। 23 ईसमोनी धरपकड़ करेल छे। एटीएस અને एनसीबी સાથે સંકલનમાં રહી 11 જેટલા નાર્કોટિક્સ ને લગતા ઓપરેશનો પાર પાડી। ये गुजरात एंटी नार्कोटिक्स विभाग जो पुलिस का दस्ता होता है वो भी इस परेड में शामिल हो रहा है। बी पर જોયું ચક્રવાત દરમિયાન 172 લોકોના જીવ બચાવેલ છે, જે પૈકી સિંગાપુરની ઓઇલ રિંગના 50 જેટલા ક્રૂ મેમ્બર્સને બચાવેલ હતા। ગત વર્ષે આવેલ ચક્રવાત દરમિયાન દરિયામાં ખૂબ જ તકેદારી રાખવામાં આવેલ, જેના કારણે કોઈ પણ જાનહાનિ થવા પામેલ ન હતી। ત્યારબાદ એનસીસી પ્લાટૂન, બીએસએફ प्लाटून, बीएसएफ बैंड, सीआरपीएफ प्लाटून, तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के अलग अलग दस्ते इस वक्त हर घर तिरंगा यात्रा के लिए आम जनता को प्रेरित करने के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, परेड का हिस्सा बन रहे हैं। और 15 अगस्त 2024 को भविष्यनी झंखना करता नव भविष्यनु आ एनसीसी प्लाटून स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसका लक्ष्य यही होगा कि हर घर पर तिरंगा लहराए, विश्व विजयी तिरंगा लहराए। और ये अभियान मोदी सरकार ने चलाया था, बड़ा सफलतापूर्वक 2 साल से चल रहा है। और हम देखते हैं कि जब भी 15 अगस्त आती है तो हर घर पर तिरंगा हम देख सकते हैं लहराया जाता है। खास बात है कि आप भी जब अपने घर पर तिरंगा लहराएं तो सेल्फी को आप जो हर घर तिरंगा के लिए जो वेबसाइट बनाई गई है उस पर भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर भी एक काफ़ी लाखों की संख्या में लोग इस तरह से सेल्फी शेयर कर रहे हैं तिरंगे के साथ।
स्वतंत्रता दिवस में अब बस कुछ ही दिन बचे हों, ऐसे में देशवासियों का उत्साह अलग ही चरम पर पहुंच जाता है। इसके पीछे कारण है अपने देश से प्रेम, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसलिए लोगों को 15 अगस्त से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। एक अभिमान का दिन है, एक शान का दिन है, और तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलता है, और इस अभियान में न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि आम भारतीय नागरिक भी हिस्सा लेते हैं, अपने घरों पर तिरंगा लहराते हैं, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण का जो भाव है उसे प्रस्तुत करते हैं। ये गुजरात पुलिस का दल है जो इस वक्त इस परेड का हिस्सा बना हुआ है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत समारोह आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके मुख्य अतिथि हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद हैं, और बहुत जोर शोर से 9 अगस्त से लगातार ये जो है हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। लोगों में एकता और राष्ट्रीय गर्व की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस वक्त उनके साथ मंच पर मौजूद हैं। और ये अलग अलग सुरक्षा बल जो इस वक्त हैं वो इस परेड का हिस्सा बन रहे हैं। खास बात है कि इस बार जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत जो नागरिक अपने घरों में तिरंगा लहराएंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और आपको इस अभियान के पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है, और इसलिए अब आपको तुरंत हर घर तिरंगा अभियान के लिए रजिस्टर आप इस वक्त कर सकते हैं। तिरंगा अपने घर में फहरा सकते हैं, अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप 15 अगस्त हो जाएगी तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो उस वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। खास बात है कि हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा सभी देशवासियों के मन में जो राष्ट्रीय भावना है, जो हमेशा से मौजूद रही हर भारतवासी के मन में, उस भावना को और जागृत करने का कार्य किया जाता है। और हर जाति, हर धर्म, हर विचार से दूर, भेदभाव से दूर प्रत्येक भारत का नागरिक जो है वो हर घर तिरंगा कार्यक्रम में भाग लेता है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा तिरंगा है, जो प्यारा तिरंगा है, विश्वविजयी तिरंगा है, ये हम सबको एक साथ एक कड़ी में जोड़ने का कार्य करता है। तस्वीरें सीधे अहमदाबाद से आ रही है, लेकिन अकेले अहमदाबाद में नहीं बल्कि देश के हर ज़िले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर छोटे बड़े शहर के अंदर इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, और लोग स्वयं से इतने प्रेरित हैं कि हमने देखा कि पिछले 2 साल में हर घर तिरंगा यात्रा को जो अपार सफलता मिली, जिस तरह से लोगों ने सेल्फीज़ सोशल मीडिया पे शेयर की, जिस तरह से सेल्फीज़ जो वेबसाइट पर डाली गई, वो एक दिव्य दृश्य हमने देखा था। लगातार 2 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि पूरा भारत जो है, पूरा राष्ट्र हमारा प्यारा भारत तो प्यारे तिरंगे से सज जाता है 15 अगस्त के दिन। और लगातार ये अभियान एक सफलता, एक नई ऊंचाई, एक नए मुकाम तक पहुंचता जा रहा है। ये सुंदर परेड आप इस वक्त देख सकते हैं, जो अहमदाबाद से तस्वीरें आ रही हैं हर घर तिरंगा यात्रा की। और ये विराट नगर जो इलाका है अहमदाबाद का, वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस वक्त गुजरात पुलिस का जो ट्रैफिक विभाग का जो दस्ता है वो इस वक्त परेड कर रहा है। और जैसा मैंने कहा था कि हर धर्म, हर जाति से ऊपर उठकर सभी लोग तिरंगा यात्रा में, जैसा मैंने कहा था कि हर धर्म से ऊपर उठकर, हर जाति से उठकर हम सब पहले भारतीय हैं। और वो दृश्य इस वक्त आप गुजरात से, अहमदाबाद से जो आ रहे हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं
कि जब बात भारत की आती है तो हम अपने सारे मतभेद बुलाकर, सारे वैचारिक मतभेद बुलाकर, सारे धार्मिक मतभेद बुलाकर हम सब एक हो जाते हैं और हम सब इस तिरंगे के नीचे सिर्फ भारतीय हैं और सिर्फ भारतीय हैं। और आप देख सकते हैं अनेकता में एकता की मिसाल जो है इस तिरंगा यात्रा में नजर आ रही है। हर जाति, हर धर्म के लोग इसमें शरीक हुए हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हुए हैं। पुलिस के दस्ते देखिए, अलग अलग सुरक्षा बलों के आपने दस्ते देखे, कितने उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए ये प्रयास चल रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो हर घर तिरंगा अभियान जो आरंभ किया गया था, इसके पीछे सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हर नागरिक के मन में अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए सम्मान और गौरव की भावना जो पहले से है उसे और ज़्यादा बढ़ाने की लिए ये प्रयास किया गया है। और इसलिए सरकार भी चाहती है, ये बार बार अपील की जाती है कि अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाए, लेकिन पूरे सम्मान के साथ, जो नियमों के साथ, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के साथ जो नियम जुड़े हुए नियमों के साथ इस ध्वज को फहराया जाए। और हर नागरिक का एक कर्तव्य है, ये उसका एक महान पल होता है 15 अगस्त, जब वो अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है और इस अभियान का हिस्सा बनता है। हम आपको बता दें कि 9 अगस्त से ये हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू हो चुका है, जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। और इस कैंपेन में जो ये पूरा अभियान चल रहा है, इसमें देशवासियों को डिजिटल सेल्फी तिरंगे के साथ वो लेकर इसे पोस्ट कर सकते हैं और सीधे वेबसाइट पर वो जो पोस्ट कर सकते हैं जो इससे बनी हुई है। और इसके बदले में उन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट को वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो अहमदाबाद के विराटनगर से तस्वीरें आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके हाथ में इस वक्त तिरंगा है, वो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। और हज़ारों की संख्या में आम जनता उनके साथ इस वक्त मौजूद है। और आप तिरंगे आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ वहाँ आपको तिरंगे नज़र आ रहे होंगे। और इसके पहले हमने देखा था कि सुरक्षा बल और गुजरात पुलिस के दस्तों ने परेड का आयोजन किया था। इसके अलावा कुछ प्राइवेट बैंड्स भी थे जो हर धर्म, हर जात से ऊपर उठकर तिरंगे के सम्मान में अहमदाबाद के विराटनगर की इन गलियों में, इन सड़कों पर तिरंगे के प्रति, हमारे प्यारे तिरंगे, विश्व विजय तिरंगे के प्रति सम्मान और मान प्रकट कर रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं। गुजरात के गृह मंत्री भी हम देख सकते हैं, वो भी साथ में मौजूद हैं, संघी। और ये अभियान चल रहा है विराटनगर की सड़कों पर। उत्साह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और विश्व विजय तिरंगा उनके हाथ में इस वक्त मौजूद है। और ये देख सकते हैं सड़क के किनारे दोनों तरफ लोगों का हुजूम है, लोगों की भीड़ है। और ये जो प्यार है, ये प्यार देश के लिए है, ये तिरंगे के लिए प्यार है, ये विश्व विजय तिरंगे के लिए जो सम्मान है देशवासियों का, प्रत्येक देशवासियों का, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, भारत के कण कण में जो देशभक्ति का भाव है, हर भावना से ऊपर उठकर हमारा तिरंगा सबसे ऊपर है। यही भाव इस वक्त गुजरात के विराटनगर की इन सड़कों पर प्रतीत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस तिरंगा यात्रा रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है विश्व विजय तिरंगा लोगों के हाथ में नजर आ रहा है। और ये अभी शुरुआत है। आज 13 अगस्त से अभी पूरे 2 दिन बाकी है। और जब हम देखेंगे 15 अगस्त 2024 को पूरे देश में, देश की हर सड़कों पर, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में, हर पंचायत में आप इसी तरह के दृश्य देखने को दिखाई देंगे, जो घर घर में तिरंगा लहरा रहा होगा।
अगर आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी सेल्फी पोस्ट करना चाहते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए एक वेबसाइट है www.harghartiranga.com। इस पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं और इस महान अभियान में अपना महान योगदान दे सकते हैं। तो सबसे खास बात है कि जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं वो भी एक डाक विभाग के माध्यम से भी वो तिरंगे खरीद सकते हैं, उन्हें तिरंगा प्राप्त हो सकता है और उस तिरंगे को वो अपने घर में लहरा सकते हैं। और इसके लिए उन्हें www.epostoffice.gov.in पर उन्हें जाना होगा, अपने तिरंगे का ऑर्डर करना होगा, डाक विभाग उन तक तिरंगा पहुंचाएगा। तो इस तरह से तिरंगा जो है, हर घर तिरंगा जो है वो लहराने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। जो इस वक्त तस्वीरें अहमदाबाद से आ रही हैं, आप उन्हें सीधा देख पा रहे हैं और आप देख सकते हैं विराट नगर की इन सड़कों पर अहमदाबाद का जो इलाका है वहाँ पर छतों पर भी लोग खड़े हुए हैं, बालकनियों में लोग खड़े हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनका अभिवादन कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उनका अभिवादन कर रहे हैं। सड़क के दोनों किनारे भी लोगों का हुजूम है और जो लोग इस जुलूस में शामिल हैं उनके हाथ में आप तिरंगे देख सकते हैं। और ये देखिए जो भीड़ जो है वो पूरी कहानी कह रही है कि तिरंगे के प्रति कितना प्यार इस देशवासियों को है। और ये सब तस्वीरें अहमदाबाद की भाव को ही प्रकट नहीं कर रही बल्कि पूरे भारत के, चाहे वो छोटी सी पंचायत हो या अहमदाबाद जैसा बड़ा शहर हो, यही भाव है। जब बात तिरंगे की आती है, विश्व विजय तिरंगे की आती है, इस तिरंगे के लिए मर मिटने की बात आती है, तो सबसे पहला भाव यही आता है कि हम सब भारतीय और हम सबका प्यारा तिरंगा इस संसार में सबसे ऊंचा रहना चाहिए। और यही भावना इस वक्त अहमदाबाद के विराट नगर की सड़कों पर प्रकट हो रही है। और ये अभियान सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं है, ये अभियान देश के अलग अलग शहरों में, नगर पंचायतों में, गांव पंचायतों में, ज़िलों पर, संभागों में, प्रदेश की राजधानियों में लगातार चलाया जा रहा है। सरकार से जुड़े जो मंत्री वगैरह हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, इस तरह की रैलियों के आयोजन हो रहे हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। लेकिन जो सबसे सुंदर तस्वीर जिसका हम सबको इंतज़ार है, जो 15 अगस्त 1947 की जो हमें आज़ादी मिली थी, वही तस्वीरें जो है 2024 में हम जब देखेंगे कि किस तरह से घर घर में, सड़क सड़क पर, दुकान दुकान पर, हर जगह पर जो तिरंगा लहराया जाएगा, वो सबसे सुंदर दृश्य होगा। उस दृश्य का इंतज़ार हम सभी को है। और लेकिन उसकी बानगी, उसकी शुरुआत और उसका उत्साह कैसा हो सकता है वो इस वक्त इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है जो अहमदाबाद से सीधे आ रहे हैं। तो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे थे अहमदाबाद के विराट नगर की, जहां पर सीधे अमित शाह जी जो हैं गृह मंत्री हैं वो इस वक्त तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल एक वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद पांचवी पंचायत में एक बार फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने
नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट की, जिसको लेकर फिर से विवाद हो गया है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस आर्थिक अराजकता फैलाना चाह रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जेपीसी की मांग वो लगातार कर रही है और जेपीसी इसकी होना चाहिए, ऐसा इस पर जेपीसी बैठना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का मानना है। प्रोफेसर अश्विनी महाजन, मैं आपसे जब चर्चा कर रहा था ब्रेक से पहले, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हिंडनबर्ग का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है और जो ताज़ा रिपोर्ट है, कि उसका हम देख चुके हैं, पहली रिपोर्ट का हश्र क्या हुआ था वो सभी को मालूम है, तो क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाना चाहिए जो हिंडनबर्ग के इतिहास को देखते हुए? देखिए, हिंडनबर्ग का इतिहास ही मैं बता रहा था जी कि इन्होंने 16 कंपनियों के साथ ऐसा किया है। अंत में एक बार एक कंपनी के साथ इन्होंने किया, वो भारत की कंपनी थी, उसका नाम था ईबिक्स कैश जी। तो इस कंपनी ने इन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का दावा ठोक दिया भारत दिल्ली की 30,000 कोर्ट। हिंडनबर्ग का कोई व्यक्ति वहां अपीयर नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि आप जो भी ट्विटर पर लिखा है, जो भी सोशल मीडिया पर लिखा है, इसको हटाइए, और ट्विटर ने उसको हटाया। इसको ट्विटर से इस हिंडनबर्ग ने हटाया। अच्छा। हमारा ये कहना है कि ये जो कंपनी है, इस प्रकार से इसने पिछली बार किया तो लोग मुगालते में आ गए कि पता नहीं कौन सी बड़ी कंपनी है जिसने रिसर्च करके ये सब किया है, तो इसका नुकसान भारत के शेयर बाजार को भी हुआ और अडानी ग्रुप को भी हुआ। लेकिन अब जब लोगों को समझ में आ गया कि ये सब झूठ करते हैं और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इनको पहले से ही खारिज कर दिया है, ये सब गलत तरीके से, और एक पूरा का पूरा एक गैंग इसके साथ शुरू हो जाता है जो भारत को किसी न किसी तरीके से कमजोर करना चाहता है। उसमें जॉर्ज सोरोस भी हैं, उसमें बाकी लोग भी हैं। बार बार ये जिसको डीप स्टेट की बात आती है, बार बार आती है। तो ऐसे में भारत की जनता को समझ में आ गया। तो पहले 2 दिन निकल गए हैं, लगभग फ्लैट रहा। अभी आज थोड़ा सा सेंसेक्स नीचे आता दिखाई दे रहा है, लेकिन सेंसेक्स के तो इतिहास है, 3-3 हजार 4-4 हजार पॉइंट बिना वजह से भी नीचे आता है। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर के आज इसको जनता ने खारिज कर दिया है, भारत के निवेशकों ने खारिज कर दिया है, और ये बात सबको समझ में आ रही है कि इस कंपनी का काम ही यही है। इसके बारे में पहले भी बात आई, आपने भी विषय रखा, इसका काम ही शॉर्ट सेलिंग है। इसका काम ही यह है कि शेयर को डुबोना, उससे लाभ कमाना। नहीं, वो लिखा उसमें डिस्क्लेमर में भी ये बात लिख दी अपने, जो खबर छापी थी उसमें डिस्क्लेमर में बात लिखी हुई है। डिस्क्लेमर की कोई बात नहीं, डिस्क्लेमर तो हर कोई लिखता है। यहाँ पर ये जो विषय आ रहा है कि जो डिस्क्लेमर तो है और सब जनता को भी समझ में आ गया कि अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भारत की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप किसी और की बातों में मत आइए, आप इनके शेयर किसी भी हालत में बेचिए नहीं, और इसके कारण इनको एक बड़ा नुकसान एक बार हो गया तो हिंडनबर्ग आगे से बाज आ जाएगा कि इस प्रकार की कोई हरकत भारत के शेयर बाजार के साथ न करे। ठीक, आरोप अपनी जगह पर आरपी सिंह जी गंभीर हैं, मतलब ठीक है, आप अश्विनी जी कह रहे हैं, समीर कह रहे हैं, लेकिन जो बात शुभ्रांश ने उठाई है, अगर किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है, अगर किसी चीज़ को लेकर एक मन में शंका है, तो जेपीसी बनाने में क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए सरकार को, और बीजेपी इसका विरोध क्यों कर रही है? जी प्रखर, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। उससे पहले पिछले हिस्से में
सुभराज पूछ रहे थे कि अडानी कौन है, गौतम अडानी कौन है। गौतम अडानी वो है, फिर उसी विषय पर मैं छोटी दो शब्द सुनो, जिन्होंने तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए की अभी हाल में पिछले 1 साल से बीच में इन्वेस्टमेंट करी है। अशोक गहलोत जी उनके लिए पलके बजाए रहते थे, शरद पवार जी उनके साथ प्राइवेट लंच और डिनर करते हैं। तो वह गौतम अडवाणी और वह उनका जो इतिहास है वो 2012 से शुरू हुआ और 2012 के बाद वह लगातार ठीक है अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और अपॉर्चुनिटी ढूंढकर मैंने एक मिनट मैंने आपको टोका नहीं सुभराज, मैं सुभराज जी टोका नहीं, आपने आपके सारा हूं इसके बारे में आपको अच्छी बात, मैं आपको फिर अच्छी बात नहीं है ना, टोकना नहीं हुई, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको मौका मिलेगा। और दूसरी बात, अल्टीमेटली इस देश में सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT बैठाई, SIT ने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें सेबी की किसी भी प्रकार की इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का उसमें वर्ड एग्जैक्टली है, सेबी इज ए क्रेडिबल आर्बिट्रेटर, ये सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट वर्ड है। तो अगर इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का मानना है तो फिर क्या रह गया, फिर तो आप शरारत के मन से सब कुछ कर रहे हैं। और जो मूल मुद्दा जो सारा उठाया गया वह उठाया गया कि वो जो सेबी के चीफ हैं उन्होंने कभी अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करी, वो ऑफशोर कंपनी में किसी इन्वेस्टमेंट करी, पहले 2015 में किसी और कंपनी में की थी, बाद में 2017 के आसपास उसमें अडानी ग्रुप की एंट्री हो जाती है और उसमें नहीं, उस जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी उसमें एंट्री होती है, इन्होंने एंट्री नहीं की। और जब तक ये जब इन्वेस्टमेंट करी थी तब ये सेबी की चीफ नहीं थी। और दूसरी बात ये, अच्छा एक ये बात आती है कि वो जो एक्स कोई डायरेक्टर है अडानी ग्रुप का, वो उस कंपनी को स्टॉक, आप यहाँ पर सफाई दे रहे हैं टीबी डिबेट में, मान ली मैंने बात आपकी, लेकिन जेपीसी बनाने में क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना सर। मैं मूल बात पे आ रहा हूँ जी। तो जो मूल बात है कि आप प्रश्न उठाते रहिए, प्रश्न उठाने का आपको अधिकार है, परंतु ये सबके सब डिस्क्लोजर्स क्या सेबी के चीफ ने सुप्रीम कोर्ट के आगे कर दिए थे, और कर दिए तो फिर सारा का सारा बात तो फिर बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट तय करे कि उन्होंने डिस्क्लोजर किया, उस डिस्क्लोजर के बाद भी उन्होंने इनको क्यों कमेटी का हेड बना के वो सारी जांच करे, सारे मामले में सेबी को जांच। सुब्रांश से पूछना चाहूंगा, जबकि इसमें अगर जंग से दोषी देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को जानकारी होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों छूट दी इनको कि आप सारी तहकीकात करें। और जो मैं मूलतः बात कह रहा हूँ, ये लगातार कोशिश है किस प्रकार से हम यहाँ पर एक व्यवस्था को खराब करते रहें। वो कभी शेड्यूल ट्राइब के नाम पे, कभी वह रफाल के नाम पर, अब हिंडनबर्ग के नाम पे पहले की, अब हिंडनबर्ग के नाम पे दोबारा, और हर बार ये सब मामले तब आते हैं जब पार्लियामेंट का सत्र का आखिरी दिन होता है। पार्लियामेंट के सत्र इस बार तो कहा गया कि संडे को इसलिए लाया गया कि मंडे को मार्केट खुलता है। खैर सुब्रांश जी ये बताइए, खेल हो रहा है, सबको सुब्रांश जी मैं सुब्रांश जी से जानना चाहूंगा कि देखिए पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उसका असर हुआ था, क्रैश कर गया था मार्केट, लेकिन इस बार जब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और लोगों का हिंडनबर्ग से जब भरोसा टूट जाता है और हट जाता है, लेकिन जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, जो जिन्होंने पैसा लगाया वो तो समझदार लोग होते हैं, उन्हें मालूम है कब निकालना है, कब हटाना है, क्या करना है। तो क्या वजह थी कि कल सिर्फ 57 अंक, जबकि संडे की शाम ये रिपोर्ट आ गई थी और मंडे को जब बाजार बंद होता है तो 57 अंक ही गिरता है। मतलब आम निवेशकों ने जो साजिश थी हिंडनबर्ग की उसको नकार दिया, और फिर उस कांग्रेस उसे मुद्दा आखिर क्यों बना रही है? जैसे आम निवेशक नकार चुका, आखिर वो कांग्रेस के लिए मुद्दा कैसे हो सकता है? प्रखर जी, महाभारत में एक शब्द होता था, अश्वत्थामा मरो नरो की कुंजरो। जब कुंजरों की बात आई तो युधिष्ठिर ने शंख बजा दिया था। अब हमने जिक्र किया विनोद अडानी का, तो धीरे से आरपी सिंह जी ने ट्विस्ट करके गौतम अडानी कर दिया। कोई बात नहीं, विषय अडानी नहीं है, विषय दो छोटे छोटे। इन्होंने बड़ा अच्छा एक सुप्रीम कोर्ट की लाइन को कोट किया कि सेबी की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, कोई शक नहीं। बस एक जगह शक आ जाता है, जब सेबी को हिंदुस्तान के 40 लाख लोगों का पैसा लौटाना होता है जो उन्होंने सहारा में 5 साल और 7-8 साल की स्कीम में जमा किया था, और लगभग आपके स्टूडियो में बैठे हर व्यक्ति का सहारा में पैसा जमा होगा। हो सकता है आरपी सिंह जी का ना हो, बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन हम जैसे साधारण लोगों का जमा है। तब सेबी जो है आंख बंद कर लेती है, क्योंकि उसके पास फिर समय नहीं होता है, वो रिप्लाई नहीं करती। और तब हमारे जो मार्केट के तमाम एक्सपर्ट लोग हैं वो भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बोलने की सीमा कहां तक जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम हिंदुस्तान के लोग हैं जी भाई साहब, हमें हिंडनबर्ग से क्या लेना देना। मैं एक डेट कोट कर रहा हूं, बड़ा सुंदर सा डेट है, 18 मई 2023।
आप में से किसी ने एक LIC का जिक्र किया था। उस दिन हिंदुस्तान के सबसे प्रोमिनेंट पेपर प्रिंट मीडिया ने खबर छापी थी कि LIC के निवेशकों का पैसा, जो LIC लॉन्च हुआ था 949 पे, 568 रुपए पे आया था, 40% मार्केट उसकी टूटी थी। 1,94,000 करोड़ का खुदरा नुकसान हुआ था। वो नुकसान में बहुत सारे लोग या तो सुसाइड कर लिए होंगे या मर गए होंगे। कहना बड़ा आसान होता है कि लॉन्ग टर्म प्लान है और विजन है, आप रुके रहते, हो सकता है 1 साल या 2 साल तो आपको प्रॉफिट बन जाता, लेकिन स्टॉक मार्केट उस बुनियाद पे नहीं चलता। अब रही बात ये, उस दिन तो हमारे अपने हिंदुस्तान के अखबारों में ये रिपोर्ट छपी थी और लगभग सब में छपी थी। अब हमने देखी नहीं होगी तो अलग बात है। तो हमारा कहना यहाँ कंसर्न किसी देसी विदेशी संस्थान के रिपोर्ट से नहीं है। हमारा सिर्फ 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि किसी संस्थान ने अगर आपके रिलेशनशिप के ऊपर जो प्रूव है, जो उन्होंने खुद भी, सेबी चेयरमैन ने जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, जो नोट रिलीज किया है, उसमें उन्होंने अपने फैक्ट्स पॉइंट रखे हैं। तो हमारा सिर्फ 2 ही सवाल भारत सरकार से। पहला ये कि क्या इस पूरे देश में कोई ISIRS की लॉबी में नहीं था जो सेबी चेयरमैन बन पाए, एक। और दूसरा ये है कि जब इनका संबंध पाया जा रहा है, नहीं, संबंध वाला जो बात है ना, संबंध कैसे, मतलब यही मैं जानना चाहता हूं, संबंध कैसे? मान्यवर ऐसा, मैं थोड़ा आरपी सिंह जी, मैंने बोला जब पाया जा रहा है कैसे, वही जानना चाह रहा हूं। उसी रुक तो जाइए। जब कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जांच करने वाला व्यक्ति, जांच अधिकारी का ही इन्वेस्टमेंट अगर जांच करने वाली कंपनी में हो तो वो निष्पक्षता कहां है? दूसरी, तीसरी समय कम है, देखिए आप भी जान रहे, बीच में लाइव टेलीकास्ट आ गया था, समय कम है, तो जल्दी अपनी बात कह लेंगे तो बाकी 2 मेहमानों को बोलने का मौका मिलेगा। सुब्रांश जी बोलिए। मान्यवर, सिर्फ एक सवाल है, अगर आप चेयर पे रहते हुए आपने निष्पक्षता से जांच नहीं की और जिस किसी में आपका, वो कहते हैं ना कि जिस किसी प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वहां आपकी निष्पक्षता नहीं हो सकती है। सुब्रांश जी एक बात बताइए, सुब्रांश जी एक बात बताइए, और अगर नहीं दे रही है तो जो JPC का आपका पॉइंट है, मैं साफ शब्दों में प्रखर आपसे नहीं, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, अपना उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। 5 सेकंड। ये जो माननीय सांसद हमारे चुनकर अपने अपने जिले और अपने प्रदेश से आते हैं, सवाल यह है कि JPC का मॉडल बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे पार्लियामेंट में, तो सवाल यह कि अगर उनके सामने आकर ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो दिक्कत क्या है? क्योंकि JPC बनाना तो प्रधानमंत्री को ही है। ठीक है, अब मुझे एक बात सर, मैं अपनी एक बात बताना चाहता हूं। 2015 में जब उन्होंने शेयर खरीदे बुश दंपत्ति ने, तब उसमें अडानी का कोई रिश्ता नहीं था। उसके बाद 2017 में जब सेबी में आई तो बेच दिया। अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक ऐसे न्यूज चैनल में काम करता था जब उसका मालिक कोई और होता था, मैंने वो न्यूज चैनल छोड़ दिया, अब उसका मालिक वही व्यक्ति हो गया जिसका बार बार यहां पर जिक्र होता है, तो मेरा उससे क्या रिश्ता हो गया? तो ये बड़े अजीब किस्म के सवाल है और इनके जवाब जो है वो माधवी बुश लगातार दे रही हैं। फिलहाल मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा, ब्रेक के बाद समीर और प्रोफेसर अश्विनी के पास आना चाहूंगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा 10 सेकंड में रवि। जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद 5वीं पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। और समीर चौगांवकर जो हरीश साल्वे हैं, जो जाने माने वकील हैं, उनका आज एक इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको रोकने के लिए ये सब एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है और इसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल हो सकते हैं। इसे क्या कहें, इसे लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए प्रकाश जी, निश्चित रूप से बार बार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से देश भारत को तीसरी इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, कैसे भारत को चाइना के मुकाबले में खड़ा न किया जाए, कैसे भारत की आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, कैसे भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब किया जाए, कैसे ऐसी माहौल बनाया जाए कि बाहर के जो बड़े निवेशक है वो भारत में पैसा लगाने के पहले सोचे, क्योंकि अब जब चाइना से बड़ी बड़ी कंपनियां निकल के भारत की ओर ठीक है, मैं आपको समीर यहाँ पे रोक रहा हूँ। तो एक आखिरी सवाल मैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन से लूंगा और ये राजनीति से जुड़ा हुआ बिल्कुल सवाल नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि निवेशकों को इसकी इस समय आपकी क्या राय है? अगर इस तरह की भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है या पैदा होती है तो क्या निवेशकों के लिए सुरक्षित है कि नहीं भारतीय शेयर बाजार? अश्विनी जी संक्षेप में बताइएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1.7 लाख करोड़ उन्होंने अभी इन्वेस्ट कर दिया है पहले से। आगे आने वाले सालों में 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला है अडानी ग्रुप। ऐसे में अडानी ग्रुप पर ये आक्रमण जो है वो वास्तव में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ स्टोरी है उस पर आक्रमण है। जैसे हरीश साल्वे जी ने प्रोफेसर महाजन, मेरा ये कहना है कि क्या इस वक्त आम निवेशक को भरोसा रखना चाहिए शेयर बाजार पर? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कंपनी मेरे हिसाब से बहुत मजबूत है और इसलिए और ये पूरी की पूरी जो हमारे जो स्टॉक मार्केट जो बूम कर रही है वो फंडामेंटल्स पर आधारित है, बिना वजह से नहीं है। पूरी दुनिया कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, इसी के कारण भारत की स्टॉक मार्केट पे आगे बढ़ रही है। सुब्रांश जी, मैं बिल्कुल आपको बोलने का समय देता। पीसीआर मुझे लगातार बोल रहा है 5:55 हो गए। नियम के अनुसार मुझे इसी वक्त शो को वाइंड अप करना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नौकरी छोड़ दिया लेकिन